स्वास्थ्य एवं रोगों का अध्ययन करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, WHO ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने हेतु प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। मानव शरीर की संरचना अत्यधिक जटिल होती है। इसकी कार्यकी अथवा कार्य करने की विधि में वातावरणीय दशाओं के बदलते रहने के कारण किंचित परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं। मानव शरीर में वातावरण के सापेक्ष संतुलन बनाए रखने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, जिसे होम्योस्टैसिस या समस्थैतिकता कहते हैं। जब मानव प्रकृति के साथ संतुलन नहीं बना पाता है, तब मानव को ढेर सारी व्याधि उत्पन्न होती है और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डिजीजेस, रोग संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। रोगों के कारणों, लक्षणों तथा प्रभावों के अध्ययन की शाखा को रोग विज्ञान या पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी के अंतर्गत विशेष परिभाषिक शब्दों या टर्म्स का प्रयोग किया जाता है। ये टर्म्स हैं: पहला, मूल रोग या आइडियोपैथिक, रोग के संकेत को साइन, रोग के लक्षणों को सिम्टम्स और रोग का निदान डायग्नोसिस कहलाता है, और रोगों के उपचार या चिकित्सा को थेरेपी कहते हैं। इसके बाद रोग रोधन या प्रोफाइलैक्सिस आता है। इसमें औषधि या उपकरण की सहायता से किसी भी संभावित रोग को होने से रोकने के कारणों का अध्ययन किया जाता है, रोग रोधन का उपाय किया जाता है, जिसे प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। रोगों के कारण, काजेज ऑफ डिजीजेस, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रोगों के कारणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हैतकी या इटियोलॉजी कहते हैं। मानव में विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है रोग उत्पादक जीव, जिसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मानव में कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं। इन्हें विषाणु, वायरसेस, जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगस या कवक तथा परजीवी प्रोटोजोआ, पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स एंड वार्म्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कृमि होते हैं, कुछ वार्म्स होते हैं जिनका इन्फेक्शन मनुष्य को होता है। अतः इन रोगों को संक्रामक रोग या इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, रोगोत्पादक जीव हमारे शरीर में प्रचुरोद्भवन, जिसे प्रोलिफरेशन कहते हैं, प्रोलिफरेशन की क्रिया के द्वारा ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और उत्तकों को क्षति पहुंचाते हैं, या ये शरीर को हानि पहुंचाने वाले विषैले पदार्थ, टॉक्सिक सब्सटेंसेस मुक्त करते हैं। शरीर का सुरक्षा तंत्र, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, इन रोगोत्पादक जीवों और विषैले पदार्थों को नष्ट करने का प्रयास करता है, जिसके कारण तीव्र ज्वर तथा संक्रमित उत्तकों में पीड़ा, सूजन, जलन आदि होने लगते हैं। इसे प्रदाह या इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अर्थात शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी होती है, ये इम्यूनिटी हमारे रोगों को शरीर में आने नहीं देती है, इनसे लड़ती है, उनको मारने का प्रयास करती है और उनको मारने में सफल हो जाती है तो हमें रोग नहीं होता है। और जब उनको मारने में ये असफल हो जाती है तो हम रोग से संक्रमित हो जाते हैं, रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अब रोगों का दूसरा कारण होता है आनुवंशिक रोग,
हेरिडेटरी डिजीजेस। मानव में अनेक ऐसे रोग होते हैं जो गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स के गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होते हैं, जिसे आनुवंशिक रोग कहते हैं। इन आनुवंशिक रोगों का डिटेल अध्ययन करने के लिए हमारे वीडियो लिस्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन सिंड्रोम और लिंग संलग्न रोगों का मैंने बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो के माध्यम से आनुवंशिक रोगों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन आनुवंशिक रोगों में कलर ब्लाइंडनेस, जिसे वर्णांधता कहते हैं, हीमोफीलिया, इस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। कुछ सिंड्रोम होते हैं जो गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होते हैं। इन सब का अध्ययन आप हमारे इस वीडियो में कर सकते हैं। ये आनुवंशिक रोग माता पिता से बच्चों में आते हैं और इन बच्चों से पुनः उनके बच्चों में, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग वंशागत हो जाते हैं। अब रोग उत्पन्न होने का तीसरा कारण हम लोग पढ़ेंगे, जिसे वातावरणीय कारक या इन्वायरमेंटल कॉजेज कहते हैं। वातावरण की कई भौतिक एवं रासायनिक दशाएं मनुष्य में रोग उत्पादक का काम करती है, जैसे सूर्य की पराबैंगनी किरणें चर्म रोग का कारण बन सकती हैं। इसी प्रकार जल, वायु, मृदा एवं रासायनिक प्रदूषण से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। विषैले जंतुओं के काटने से भी कई विकार उत्पन्न होते हैं जो घातक रोगों का कारण भी हो सकते हैं। मानव शरीर में खून की कमी, पानी, नमक अथवा कई रासायनिक पदार्थों की कमी के कारण भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात वातावरणीय दशाएं, वातावरणीय कारक विभिन्न प्रकार के रोगों के कारण हो सकते हैं। अब हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस का अध्ययन करेंगे कि ये रोग एक दूसरे व्यक्ति में कैसे ट्रांसफर होता है। संक्रामक रोगों का संचरण अनेक विधियों तथा अनेक मार्गों से होता है। रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश करने के बाद रोगाणु लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचकर प्रचुरोद्भवन द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और ऊतकों को नष्ट करते हैं। ये रोगाणु फिर शरीर के कई मार्गों से होकर दूसरे पोषद, दूसरे होस्ट को भी संक्रमित करते हैं। आबादी में एक संक्रमित व्यक्ति से रोग के सीधे दूसरे व्यक्ति में जाने को क्षैतिज संचरण या हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहते हैं। और माता पिता के शुक्राणुओं, अंडे व दूध के माध्यम से शिशुओं में रोग के संचरण को उदग्र संचरण या वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम लोग संक्रमण को पढ़ेंगे। सबसे पहले जब रोगाणु बॉडी में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद ये टारगेट कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और रोग का कारण बनते हैं। अब इस रोगी व्यक्ति का जब दूसरे व्यक्ति से संपर्क होता है तो यह रोग उस व्यक्ति में डायरेक्ट चला जाता है। इस प्रकार फिर उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरण होता है, ये संक्रमण का कारण बनता है। ट्रांसमिशन रूट्स, रोगाणुओं का शरीर में संचरण का माध्यम निम्न दो प्रकार से होता है, दो मार्गों से होता है। फर्स्ट को कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन, जिसे प्रत्यक्ष संचरण कहते हैं। जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों का संचरण सीधे होता है, जैसे हाथ मिलाने, चुंबन, रक्त के लेन देन, लैंगिक संसर्ग, खांसने, छींकने एवं संक्रमित व्यक्ति को छूने से जब इन्फेक्शन होता है तो उसे डायरेक्ट ट्रांसमिशन या प्रत्यक्ष संचरण कहते हैं। दूसरे प्रकार का ट्रांसमिशन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, अप्रत्यक्ष संचरण। जब रोगाणुओं का संचरण प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं जैसे रुमाल, दरवाज़ों के हैंडल,
फर्नीचर, मोबाइल, कपड़ा इत्यादि वस्तुओं से होता है। इन वस्तुओं को छूने से होता है। इसके अतिरिक्त दूषित जल, भोजन, वायु एवं कुछ आर्थ्रोपोडा कीटों जैसे मक्खी, मच्छर, पिस्सू इत्यादि का शरीर में जो प्रवेश होता है, उनके द्वारा जो संक्रमण होता है उसे इनडायरेक्ट संक्रमण कहते हैं। शरीर पर घावों से टिटनेस और वायु में उपस्थित कणों से टीबी रोग उत्पन्न होता है। ये सब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन रूट्स के उदाहरण होते हैं। पैथोजेंस अथवा रोगजनक, पैरासिटिक डिजीजेस इन मैन, परजीवियों से मानव में होने वाले रोग। जीवाणुओं के द्वारा मनुष्य को अत्यधिक संक्रामक रोग होते हैं। अब हम लोग आहार तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे मुख्य रोग होता है टाइफाइड। यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। दूसरा रोग जिसे कॉलरा या हैजा कहते हैं, यह रोग वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। तीसरा रोग को जठरशोथ या गैस्ट्रो इंटेरिटिस कहते हैं। यह रोग साल्मोनेला स्पेसीज के जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। अब हम लोग मियादी बुखार या टाइफाइड फीवर को डिटेल पढ़ेंगे। यह फीवर, टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। इस रोग का संदूषण, जिसे कंटामिनेशन कहते हैं, मक्खियों और हमारी गंदी आदतों के कारण होता है। इस रोग के जीवाणु संक्रमित भोजन के साथ आंत में पहुंच जाते हैं और इसकी दीवार को क्षतिग्रस्त करते हैं, जिससे खूनी नासूर, ब्लडी अल्सर बन जाता है। आंत संक्रमण के बाद आंत में घाव उत्पन्न करते हैं, जिससे नासूर बन जाता है, छोटे छोटे अल्सर बन जाते हैं और रक्त के माध्यम से ऊतकों में पहुंचकर ये ज्वर व सुस्ती उत्पन्न करते हैं। यह आंतरिक श्लेष्मिका, आंत की म्यूकस में तथा पित्ताशय को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। कुछ दिनों बाद उदर और धड़ भाग में लाल चकत्ते या रेड स्पॉट्स बन जाते हैं। टाइफाइड ज्वर में श्वेत रुधिराणुओं की संख्या बढ़ने के बजाय घट जाती है। इस रोग की पुष्टि के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है और ये कंफर्म किया जाता है कि अमुक व्यक्ति को टाइफाइड रोग है अथवा नहीं है। टाइफाइड रोग से बचने हेतु वैक्सीनेशन या टीकाकरण अत्यंत ही प्रभावी होता है। इसके माध्यम से हम इस रोग से बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपचार हेतु कुछ एंटीबायोटिक्स औषधियों का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः सिप्रोफ्लॉक्सेसिन व क्लोरेमफेनिकोल एंटीबायोटिक औषधियों द्वारा टाइफाइड रोग का उपचार किया जाता है। दूसरे रोग को हैजा या कॉलरा कहते हैं। यह रोग विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु द्वारा प्रदूषित जल के माध्यम से फैलता है। इस जीवाणु के संक्रमण से दस्त अर्थात अतिसार, जिसे डायरिया कहते हैं, यह डायरिया उत्पन्न होता है तथा उल्टी होती है और इतना प्रचंड पानी की कमी होती है कि कुछ घंटों में ही कई लीटर जल समाप्त हो जाता है। अतः त्वचा सूख जाती है, ठंडी हो जाती है और त्वचा पर झुर्रियाँ बन जाती हैं, आंखें धंस जाती हैं और पेशियों में अकड़न प्रारंभ हो जाती है और रोगी बेहोश हो जाता है। समय पर उपचार न होने पर रोगी की तत्काल मृत्यु भी हो सकती है।
इस रोग के उपचार हेतु, हैजा रोग के उपचार हेतु एंटीबायोटिक्स औषधियों का प्रयोग किया जाता है। हैजा रोग की पुष्टि के बाद तुरंत ग्लूकोज चढ़ाया जाता है जो ज़्यादा पानी की क्षतिपूर्ति को मेंटेन करता है। हैजा की तरह ही एक रोग होता है जिसे जठरशोथ या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रोग कहते हैं। यह रोग भी साल्मोनेला श्रेणी के जीवाणुओं से होता है। इस रोग में भी आंत्र में नासूर बन जाते हैं। रोगी को ज्वर, वमन, दस्त तथा उदर में कष्ट होता है। लेकिन यह रोग आंत्र ज्वर, जिसे टाइफाइड कहते हैं, टाइफाइड से कम कष्टदायक होता है। इस रोग के उपचार में कई एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग एयरबॉर्न बैक्टीरियल डिजीजेस का अध्ययन करेंगे। वायुजनित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत रोहिणी या डिप्थीरिया, काली खांसी या पर्ट्यूसिस, तानिक शोथ या मेनिंजाइटिस, तपेदिक अथवा ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी कहते हैं, और फुफ्फुसदाह या निमोनिया रोग जो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग होता है। एयरबॉर्न बैक्टीरियल डिजीज के अंतर्गत हम लोग डिप्थीरिया रोग पढ़ेंगे। यह जीवाणु श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। यह रोग कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। यह जीवाणु ग्रसनी की कोशिकाओं में संक्रमण द्वारा गले में झिल्लियाँ स्यूडोमेम्ब्रेनस बना देता है, जिससे श्वसन क्रिया बाधित हो जाती है, जो मृत्यु का कारण भी बन सकती है। यह रोग बच्चों में अत्यधिक होता है। अतः इस रोग से बचाव हेतु छोटे बच्चों को टीकाकरण अत्यंत ही आवश्यक, अत्यंत ही जरूरी हो जाता है। दूसरा एयरबॉर्न डिजीज को पर्ट्यूसिस या काली खांसी या कुकुर खांसी कहते हैं। यह रोग बोर्टेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, जो प्रायः 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अधिकतम प्रभावित करता है। इस रोग में ग्रसनी की कोशिकाओं में संक्रमण के कारण गले में श्लेष्म कम हो जाता है, गला सूख जाता है, जिसके कारण खुश्की उत्पन्न होने से खांसी होने लगती है। धीरे धीरे यह विकराल रूप ले लेता है और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अतः इस रोग से बचाव हेतु डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी के टीके में 3 रोगों के टीके संयुक्त रूप से लगाए जाते हैं। तीसरा एयरबॉर्न डिजीज को मेनिंजाइटिस या तानिक शोथ कहते हैं। यह रोग कई प्रकार के जीवाणुओं के संक्रमण से उत्पन्न होता है। ये जीवाणु हैं लिस्टेरिया मोनोसिस्टोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, मेनिंगोकोकाई। इनका संक्रमण वायु मार्ग से होता है, जो रुधिर में पहुंचकर मस्तिष्क में चले जाते हैं। अंत में मस्तिष्क आवरण के प्रमस्तिष्क मेरु तरल, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, इस मस्तिष्क के तरल में पहुंचकर मस्तिष्क आवरण या मेनिंजेस को घायल करते हैं। इनसे एक प्रकार का विष उत्पन्न होता है, जिसके कारण सिर व गर्दन में अत्यधिक पीड़ा होती है और रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। चौथा एयरबॉर्न डिजीज निमोनिया या फुफ्फुसदाह कहलाता है। यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, जो श्वसनिकाओं तथा श्वसनियों फेफड़ों के एल्वोली में संक्रमण के कारण छोटे बच्चों को, प्रायः यह रोग छोटे बच्चों को और बूढ़े व्यक्तियों में कुपोषण के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग में बहुत तीव्र गति से ज्वर उत्पन्न होता है, वक्ष में पीड़ा उत्पन्न होती है
और सांस लेने में परेशानी होती है। और रोग बढ़ जाने पर, जब रोग प्रचुर मात्रा में बढ़ जाता है तो स्पुटम या बलगम बनने लगता है और प्लूरेसी रोग हो जाता है। इस रोग के उपचार हेतु एंटीबायोटिक्स के रूप में पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल इत्यादि एंटीबायोटिक्स औषधियों का उपयोग किया जाता है। पांचवा एयरबॉर्न डिजीज टीबी या ट्यूबरक्लोसिस कहलाता है, जिसे क्षय रोग या तपेदिक कहते हैं। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। यह जीवाणु छड़नुमा रॉड शेप्ड होता है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये जीवाणु समूहों में कॉर्ड या रज्जु जैसी संरचना बना लेते हैं और संक्रमण के 3 महीने के बाद ही रोगी को प्रचंड खांसी, वक्ष में पीड़ा तथा तीव्र ज्वर उत्पन्न होता है। खांसी के साथ भूरा सा बलगम आने लगता है जो अत्यंत ही संक्रामक होता है। यह रोग छुआछूत वाला रोग है जिसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। फेफड़ों में कैल्शियम लवण के जमाव के कारण गुलिकाएं या ट्यूबरकिल फेफड़ों में बन जाती हैं। टीबी रोग से बचाव के लिए छोटे बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिली क्लैमिट यूरिन, एवं उपचार हेतु आइसोनियाजिड नामक एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। इस रोग का उपचार प्राथमिक अवस्था में, जब यह रोग शुरू में संक्रमण जब फैला हुआ है, उस स्थिति में इसका अच्छा उपचार हो जाता है और ज़्यादा घातक होने के बाद इसका उपचार बहुत ही कठिन हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति खांसते खांसते कमज़ोर हो जाता है, कंकाल बन जाता है, अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगों का अध्ययन करेंगे, जिसे सॉइल बॉर्न डिजीज कहा जाता है। पहला रोग होता है एंथ्रेक्स और दूसरा रोग होता है टिटनेस या लॉकजा। अब हम लोग गिल्टी या एंथ्रेक्स रोग का अध्ययन करेंगे। एंथ्रेक्स रोग बैसिलस एंथ्रेसिस नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, जो सेप्रोफाइट्स होता है, मृतोपजीवी होता है। यह रोग पशुओं को अधिक ताप व सूखे की दशा में अंतः बीजाणुओं के निर्माण के द्वारा संक्रमित करता है। पशुओं से मनुष्यों में इस रोग का संक्रमण होता है। इंडोस्पोर जब जीवाणु ज़्यादा टेम्परेचर में अपने आप को अनुकूलित करने के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, जिसे इंडोस्पोर कहते हैं। इस स्थिति में इसका संक्रमण होता है। इसके संक्रमण से आंत्र तथा त्वचा पर गिल्टियाँ बन जाती हैं। रुधिर के संक्रमण से रुधिर वाहिनियाँ फटने लगती हैं, जिसके कारण व्यापक रुधिर स्राव होता है, हेमरेज होता है। इस रोग को फैलाने में आतंकी गतिविधियाँ, बायो टेररिज्म में इस जीवाणु का दुरुपयोग किया जाने लगा है। इस रोग के उपचार हेतु पेनिसिलिन एंटीबायोटिक औषधि का उपयोग किया जाता है। टिटनस या लॉकजा रोग, यह रोग क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। यह जीवाणु मिट्टी में हर जगह पाया जाता है और अनफेवरेबल कंडीशन में इंडोस्पोर बनने के कारण मुग्धाकार क्लब शेप्ड अवस्था में मिट्टी में लंबे समय तक पड़ा रहता है, अर्थात जब मौसम इसके प्रतिकूल होता है तब यह गुंबदनुमा संरचना बना के मिट्टी में पड़ा रहता है और मिट्टी में लगे कांच, कील या कांटा चुभने के साथ ही चोट लगे स्थान में इसके जीवाणु पहुंचकर संक्रमित करते हैं।
संक्रमित ऊतकों में ऐसे विष उत्पन्न होते हैं कि जो पेशियों में अनियंत्रित और दीर्घकालीन आकुंचन को प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप पूरे शरीर में पेशीय ऐंठन उत्पन्न होती है। टिटनेस के संक्रमण के कुछ घंटों के बाद प्रायः जबड़ों की पेशियां प्रभावित होती हैं और जबड़ों की पेशियां जकड़ जाती हैं, जिसके कारण मुंह बंद हो जाता है। लॉक जा रोग, इसी के कारण इसका नाम रखा गया है। टिटनस रोग से बचाव के उपाय। इस रोग से बचाव हेतु डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस का टीका लगाया जाता है। यह 3 रोगों का टीका होता है। त्वरित उपचार हेतु एटीएस का इंजेक्शन एवं एंटीबायोटिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। इस रोग से बचने हेतु शरीर के किसी भी अंग में चोट लगने के बाद टिटनेस का इंजेक्शन लगभग 12 से 24 घंटे के अंदर अवश्य लगवा लेना चाहिए, क्योंकि चोट लगे स्थान पर खून के साथ धूल, मिट्टी अथवा जंग लगे वस्तुओं से यह जीवाणु पहुंचकर इस रोग को उत्पन्न करता है। अब हम लोग संभोग द्वारा प्रसारित रोग एसटीडीज का अध्ययन करेंगे, जिसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। ये रोग उपदंश या सिफिलिस तथा दूसरा सुजाक या गोनोरिया कहलाता है। अब हम लोग उपदंश या सिफिलिस नामक रोग का अध्ययन करेंगे। यह रोग ट्रेपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के संक्रमण से उत्पन्न होता है। मनुष्य के बाह्य जननांगों के घावों, रोम पुटिकाओं, हेयर फॉलिकल्स, खरोंच के माध्यम से जीवाणुओं का संक्रमण होता है। जननांगों में संक्रमण होता है और संक्रमित स्थान पर बैजनी सा वृत्ताकार घाव बन जाता है और लसिका गांठों में सूजन, हथेली व पंजों में चेचक की तरह दाने या पित्तिकाएँ बनने लगती हैं। कई सप्ताह बाद तंत्रिकाओं में लसदार पदार्थ से बनी गिल्टियाँ बनने लगती हैं। इससे व्यापक रक्त बहने लगता है। अंगघात या लकवा की शिकायत हो जाती है और पागलपन जैसे लक्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं में प्रायः इस रोग के होने की ज़्यादा संभावना होती है। यह रोग भ्रूण के लिए भी घातक होता है। इसके उपचार हेतु एंटीबायोटिक्स औषधियों का उपयोग किया जाता है। दूसरा, सेक्सुअल कंटामिनेशन डिजीज को गोनोरिया या सुजाक कहते हैं। यह रोग नेसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। इसका जीवाणु स्त्रियों एवं पुरुषों दोनों के मूत्र मार्ग में रहता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को मूत्र त्याग में जलन तथा उदर में कष्ट होता है। रानों की लसिका गांठें फूल जाती हैं और फोथे भी बढ़ जाते हैं। फोथा या स्क्रोटम बढ़ जाता है। संभोग द्वारा इसका संक्रमण होता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का उपयोग इस रोग के उपचार में ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। डिजीज काज्ड बाय आर्थ्रोपोड्स, कुछ कीटों के द्वारा होने वाले रोग, फैलने वाले रोग। ताउन रोग, जिसे बुबोनिक प्लेग कहते हैं। प्लेग, प्राचीन काल से ही प्लेग रोग महामारी या एपिडेमिक के रूप में फैलकर हाहाकार मचा दिया था। लाखों लोग मौत के मुंह में समा गए। यार्सिनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के संक्रमण से प्लेग रोग होता है। इस रोग का वाहक चूहे के ऊपर पाया जाने वाला पिस्सू होता है। पिस्सू का वैज्ञानिक नाम किजिनोप्सिला क्योपिस होता है। यह पिस्सू इस रोग का संक्रमण फैलाता है।
संक्रमित चूहों के मरने के बाद पिस्सू जब मनुष्य की त्वचा को काटकर रक्त के माध्यम से इन जीवाणुओं को मनुष्य के शरीर में पहुंचा देते हैं, जहां से जीवाणु लसिका गांठों द्वारा कांखों व रानों में पहुंचकर रक्त स्राव द्वारा सूजन पैदा करते हैं, जिससे गांठें फूल जाती हैं और काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। इन गांठों को, इन स्पॉट्स को ब्यूबो कहते हैं। इस महामारी के कारण मृत्यु दर इतना अधिक हो जाती है, इसलिए इसे काली मृत्यु या ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। प्लेग से बचाव के उपचार हेतु टीकाकरण या वैक्सीनेशन किया जाता है और उपचार हेतु स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। और अगला जीवाणु जनित रोग कुष्ठ रोग होता है, जो स्पर्श होने वाले जीवाणु जनित रोग के अंतर्गत आता है। यह रोग छुआछूत से फैलता है। इस रोग का कारण माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु होता है। यह त्वचा का रोग होता है, जिसमें हाथ, पैर, चेहरे की त्वचा के नीचे की तंत्रिका कोशिकाएं घायल हो जाती हैं। फलस्वरूप संबंधित अंग की स्पर्श एवं पीड़ा संवेदना समाप्त हो जाती है और प्रभावित अंग विकृत होकर टेढ़ा और छोटा हो जाता है। इस रोग के उपचार हेतु एंटीबायोटिक्स मेडिसिन डेप्सोन तथा रिफेम्पिन दोनों को एक साथ दिया जाता है। अतः संक्रामक रोगों से बचने हेतु सफाई अत्यंत आवश्यक होती है।